नमस्कार, मैं हूं प्रभु पटेरिया। अनादि शख्सियत में आज हमारे साथ हैं प्रदेश के वरिष्ठ आदिवासी नेता और वन मंत्री विजय शाह जी। कुंवर विजय शाह वो मंत्री हैं जो अभी शिवराज सरकार में है और इसके पहले जो 15 साल भाजपा की सरकार चली उसमें भी 14 साल से ज़्यादा समय तक मंत्री पद को उन्होंने सुशोभित किया है। हरसूद से विधायक और हरसूद के राजा विजय शाह से हरसूद की जनता इतना प्रेम करती है कि लगातार 7 बार वो वहाँ से विधानसभा में पहुँचे। तो आइए हम बात करते हैं विजय शाह जी से। विजय शाह जी नमस्कार, स्वागत है आपका। विजय शाह जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, हरसूद में ऐसा क्या है कि लगातार आप वहाँ से चुनाव जीतते चले आ रहे हैं? हरसूद की जनता का प्रेम है, क्योंकि हम लोग लगातार 30 वर्षों से जनता की सेवा करते आ रहे हैं और राजनीति हमारा ना तो व्यवसाय है ना व्यापार है, जनता की सेवा का माध्यम है। और इतने वर्षों में आप देखेंगे कि जो अपेक्षाएं हरसूद की जनता ने हमसे की थी, हमने बहुत कुछ कोशिश की है। जब आप आगे मैं बताऊंगा आपको कि किन किन मामलों में हमने कैसे कैसे विकास की गाथा को आगे बढ़ाया है, और उसी का नतीजा है कि आज लगातार 7वीं बार मुझे चुन करके भेजा है। जब कई राजा महाराजा चुनाव हार चुके हैं, यदि हम देखें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनके बारे में कहा जाता तो वो कभी चुनाव नहीं हार सकते उस क्षेत्र से, गुनाव जो उनका अंचल है, लेकिन वो पिछला लोकसभा चुनाव हार गए। तो ऐसा करिश्मा क्या है? क्या विजय शाह का करिश्मा है या वहाँ की जनता आपको अटूट चाहती है? देखिए, प्रजातंत्र में सबको साथ लेकर के और सबको सम्मान दे करके और ख़ास करके गरीब और निचले तबके को साथ में लेकर के और जो उनकी विकास की अवधारणा है उसको सिरोधारा करके हम चलेंगे तो कभी भी आपको असफलता हाथ नहीं लगेगी। उस क्षेत्र में एक आपका बीच में लोकप्रिय हुआ था सेल्फी विद विजय शाह। कभी आपको जो भेंट मिलती है वो आप इकट्ठी करते रहे लोगों से, आपके तरह के मुझे भेंट दीजिए। इस राशि का क्या उपयोग आपने किया और जो सेल्फी विद विजय शाह की जो आपने फीस लगाई थी, क्या वो प्रोग्राम अभी चल रहा है? शुरुआत इसलिए की थी कि जब मैं लंदन गया जी, तो लंदन के जो राज परिवार थे उनसे हाथ मिलाने के लिए हमसे 1-1 लाख रुपए लिया गया। वाह। और मैंने पूछा कि भाई ये क्यों? जी, तो उन्होंने कहा कि हम इसको चैरिटी में देते हैं, कोई भी ऐसा चैरिटी गरीबों के लिए उस पर ये पैसा खर्च होता है। तो मुझे लगा कि अगर हम लोग 10 रुपये ले सकते हैं तो वो भी गरीबों के काम आएगा। हमारे बहुत सारे ऐसी चीज़ें चलती हैं जो गरीबों की मदद के लिए हम लोग आउट ऑफ वे जाके करते हैं। तो विचार ये आया था, लेकिन बाद में सब लोगों की सलाह से उसको कैंसिल कर दिया गया। जो भेंट का एक प्रयोजन चलता था कि आप जहाँ जाते थे लोग भेंट देते थे तरह तरह की, उसका फिर कहीं आदिवासियों के विकास के लिए आप खर्च करते थे। देखिए, अभी हम लोग खासकर हमारा तो आदिवासी क्षेत्र है और जन्मदिन के दिन जरूर मैं लेता हूँ भेंट उनसे। जी। और कोई सब्जी लाता है, कोई 1 मुट्ठी अनाज लाता है, उसका उद्देश्य केवल ये है कि उसको लगना चाहिए कि वो गरीब से गरीब आदमी भी इतना सक्षम है कि वो हमें कुछ दे पा रहा है। तो हम उसको गरीबों के कल्याण में खर्च करते हैं। अभी निकट भविष्य में एक वृद्धाश्रम भी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। गरीबों को सस्ता रोटी भी हमने कुछ बीच में शुरू की थी, लेकिन जब सरकारें बदल जाती है तो थोड़ी तकलीफें आती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो गरीब जनता के काम हैं, चाहे एम्बुलेंस भिजवाना हो, चाहे कई बार डेथ हो जाती है तो गाड़ी हमें किराए करके भेजना पड़ती है, ऐसे अनेक कार्य में उनका पैसा काम आता है। आपने कहा कि सरकार बदलने से तकलीफ आती है। इस जो कांग्रेस की सरकार आई थी पिछली, तो आपने अपने जीवन का मुझे लगता है पहला चुनाव हारा था वो विधानसभा उपाध्यक्ष का। तो क्या अनुभव था उस चुनाव को हारने का? देखिए, मैं विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ा था जी, मैं विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव जी, लड़ रहा था जो कि तथाकथित रूप से उसको निष्प्रभावी कर दिया गया। और मैं ये मानता हूँ कि चुनाव हुआ ही नहीं एनीवे, लेकिन कॉलेज से लेके अभी तक हम लोगों ने जो चुनाव लड़े उसमें सफलता ही प्राप्त की। क्या आपको मालूम था कि इस चुनाव में हारना है या जीतने की रणनीति में कहीं कोई खामी रह गई जिस तैयारी से आप उतरे थे? वो विषय इससे हटके है, क्योंकि लोकसभा का विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव पार्टी के निर्णय पर प्रत्याशी तय होता है, उसमें व्यक्ति विशेष कुछ नहीं होता। संगठन ने जो निर्णय लिया और उसके आधार पर हमको चुनाव लड़ना था, लेकिन जैसी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हुई, ये पैदा कर दी गई और इसलिए वो चुनाव नहीं हुआ।
उस चुनाव में पार्टी ने आपको आदिवासी नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया था कि आदिवासी को जो है विधानसभा अध्यक्ष का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। आप लंबे समय से राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के, क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी या कोई भी दल से आदिवासी नेतृत्व की मांग हो, मुख्यमंत्री आदिवासी बने, आपका कहीं कोई नाम आए, कभी इसकी कोई इच्छा आपके मन में? देखिए, हम लोग किसी इच्छा को लेकर राजनीति नहीं करते। जैसा मैंने पहले ही बताया, भारतीय जनता पार्टी और हमारा संगठन जी जाति आधारित संगठन नहीं है। व्यक्ति में अगर काबिलियत है तो वो ऑटोमेटिक आगे आएगा, और इसलिए जाति के आधार पर कोई शीर्ष नेतृत्व का निर्णय हमारी पार्टी नहीं करती। और इसलिए हम लोग गोपाल भार्गव के बाद आज की तारीख में मध्य प्रदेश में कोई सीनियर है तो वो मैं हूँ, जी। और इसलिए लगातार जो पार्टी का निर्णय लेता है उसमें हमारी सहभागिता रहती है। आपका जो वन विभाग है वो आप पहले भी संभाल चुके हैं, तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जो आपने उस समय शुरू किए होंगे जो बाद में विराम ले गए, क्या उनको दोबारा उनका रिव्यू किया आपने, क्या स्थिति है उनकी और आगे की क्या योजना है विभाग में? बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। पीछे ही आप देखेंगे वन भवन 2008 में हमने शुरुआत की थी, जी। और अब जाने के बाद सबसे पहले मैंने वन भवन को कंप्लीट कराने का ठाना है। बीच में 12 साल में वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो एक ऐसा भवन जिसकी ड्राइंग डिज़ाइन से लेकर के सब कुछ बड़ा शानदार होगा, वो बनने को तैयार है। दूसरा, जो हाथी के महावत थे, हाथी के चारा कटर हम लोग कहते हैं, जी। आप समझ सकते हैं, हाथी के कंडक्टर के रूप में देख सकते हैं। उन लोगों को लगातार काम करने के बाद भी स्थायी नौकरी नहीं मिल रही थी, और जब मैंने उस समय बात की थी तो ये बात आई थी कि हाथी का कितना ही वो चलाने का उसका अनुभव हो, लेकिन पक्की नौकरी वो इसलिए नहीं कर सकता कि वो 8वीं पास नहीं है। चारा कटर वो इसलिए नहीं मिल सकता कि वो 5वीं पास नहीं है। उसको अभी हमने निर्णय लिया है कि जो 8 साल से हाथी चला रहा है उसको 8वीं पास माना जाए, जो 5 साल से हाथी चला रहा है उसको 5वीं पास माना जाए। ये उस समय भी मैंने निर्णय किया था, लेकिन उसको क्रियान्वयन नहीं हुआ, वो आज हम करने जा रहे हैं। इसलिए हाथी के चारा कटर और महावत को अब स्थायी नौकरी निकट भविष्य में मिल जाए। हाथी का जिक्र किया आपने, पन्ना में अभी एक दुर्घटना हो गई, वहाँ हाथी ने, जो आपका पालतू हाथी था ना, एक रेंजर को उसने कुचल दिया। तो ऐसी घटनाएं यदि होती हैं तो जैसे आपदा में मुआवजे का प्रावधान है सरकार का, आम आदमी को देती, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी चूँकि बहुत डेंस फॉरेस्ट में काम करते हैं, बहुत जान जोखिम में लेके काम करते हैं, तो वैसे लोगों के लिए कोई रिलीफ का कोई ऐसा स्थायी बंदोबस्त? देखिए, हाथी जिसने ये घटना की, जी। ये जंगली हाथी था जिसको हमने पालतू हाथी बनाया। दुर्घटना हुई, हमारा रेंज अफसर शहीद हो गए, और शहीद का हमने उसको दर्जा दिया क्योंकि यूनिफॉर्म में वो काम करते हुए मारे गए। शहीद का दर्जा देना ही पर्याप्त नहीं था। आपने सही बात फरमाई। उस समय जब मैं 2008 में वन मंत्री था तो शहीद के दर्जा होने के बाद भी केवल 1 लाख रुपया उसे मिलता था, लेकिन उसको बढ़ा के मैंने 10 लाख किया। और ये जिसने हाथी ने जिसको जिस तरीके से मार दिया था, उस व्यक्ति को भी हमने शहीद का दर्जा भी दिया, और उसके परिवार को 10 लाख रुपये और नौकरी की व्यवस्था भी हम लोग की है, ताकि उसके आंसू को पोंछा जा सके, उसके दुख को, दर्द को कम किया जा सके। फॉरेस्ट गार्डों की सेवा शर्तों का एक मामला बहुत लंबे समय से चल रहा है। निचले स्तर का आपका अमला है जो मैदानी काम करता है, तो उनके लिए कुछ सोच रहे हैं क्या? देखिए, भर्ती बहुत दिनों से बंद है जी। उसके लिए हम कोई योजना बना रहे हैं। अभी जितने भी फॉरेस्ट गार्ड हैं उनको हमने बीच में अमेरिकन राइफल्स भी प्रोवाइड की थी, लेकिन चूंकि चलाने की अनुमति और दूसरी प्रॉब्लम के चलते वो उपयोग नहीं हो पा रही हैं। निकट भविष्य में उनकी सुरक्षा को लेकर के कुछ और निर्णय हम लोग करने जा रहे हैं। आधुनिकीकरण की जो बात होती है वन विभाग में, तो ड्रोन कैमरे खरीदने की बात हो रही है, कभी जीपीएस मशीनें ली जाती हैं, तो ये आधुनिकीकरण की ज़रूरत क्यों पड़ रही है डिपार्टमेंट को? देखिए, वन विभाग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो खुला है, और खुले में चोरी ज़्यादा होती है। इतने बड़ा वन विभाग है, जी। 95,000 वर्ग किलोमीटर पे हम उसको फेंसिंग भी नहीं कर सकते। लिहाजा जब भी व्यक्ति जाता है तो हमारा सोच ये है कि जब आप ज्वाइन कर रहे हो तो ड्रोन कैमरे से, और आपके रहते अगर कोई अतिक्रमण हुआ है या कोई बात हुई है तो हम ड्रोन कैमरे से उसके जाने के बाद भी देखेंगे, उसका जवाबदार आपको ठहराएंगे। दूसरा, कोई हरकत हो जाती है, कोई अतिक्रमण होता है, कोई झगड़े होते हैं, कोई विवाद होता है, तो ड्रोन कैमरे से हम सच्चाई जनता के सामने और प्रेस के सामने रख सकते हैं।
इसलिए नाइट डिवीजन वाले ड्रोन कैमरे हमने निर्णय लेने का लिया है। अब बजट की जैसी व्यवस्था होगी वैसी हर डीएफओ के पास एक कैमरा लेने का हमने निर्णय लिया है। आपने अतिक्रमण की बात की, वनाधिकार पट्टों को जो पुराने मामले हैं उनको आप फिर से पुनर्जीवित करने की बात कर रहे हैं, तो इसको लेकर अतिक्रमण की लगातार शिकायतें आने की, जंगल काट कर लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, इसको रोकने का कोई प्रबंध? देखिए, मुख्यमंत्री जी के साथ 2-3 लेवल की बैठक हो चुकी है और जो 2006 के पहले के कब्जे हैं उनको हम 1-1.5 महीने के अंदर उनके निर्णय कर लेंगे। जो हकदार हैं उन्हें पट्टे दे दिए जाएंगे और जो फिर अतिक्रमण माने जाएंगे या जो कब्जे बाद में हुए हैं उनको निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान हमारे पास है। कुछ नए कब्जों की शिकायत आ रही है अभी लगातार। देखिए, वो तो मैंने कहा ना आपको कि लोगों में अवेयरनेस भी हो। जंगल बचाने का धर्म और फर्ज सिर्फ शासन का नहीं है, जनता में भी जागरूकता होना चाहिए कि पौधा केवल लकड़ी नहीं देता, ऑक्सीजन देता है, फल देता है, फूल देता है, दूसरों के लिए जीना सिखाता है। तो उसकी जवाबदारी हमारी वन विभाग के साथ साथ जनता की भी है। हम जनता को भी जागरूक कर रहे हैं, वन समितियों के माध्यम से हम उनको भी अलर्ट कर रहे हैं, ट्राइबल्स को भी, कि वो भी उसका विरोध करें और जो लकड़ी काटने में कोई सफल होता है तो उसको समय रहते जानकारी मिलेगी तो उसको हम निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत में क्या योगदान वन विभाग का देख रहे हैं आप मध्य प्रदेश के संदर्भ में? देखिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जैसा आपने पढ़ा ही होगा कि चेन लिंक फेंसिंग को प्राथमिकता न देते हुए हम चाह रहे हैं एरन की दीवार बनाना, ताकि वन्य प्राणी का खेतों में ना आए, वन्य प्राणी सुरक्षित रहें, उनकी फसलें सुरक्षित रहें और लोगों की हानि भी ना हो। इसलिए गिरे पड़े पत्थरों को लाना, उनको तराशना, गारा मिट्टी से 5 फीट ऊंची दीवार बनाना, जिससे मजदूरी भी मिलेगी, तराशने में भी, दीवार बनाने में भी। मनरेगा का ज़्यादा से ज़्यादा हम उपयोग करें और पशु अवरोधी दीवार जो एरन की होगी उससे जहाँ मनरेगा का 70% पैसा लगेगा, बाकी कुछ होगा तो हम लोग कैंप आए दूसरे फंड से करेंगे। लोगों को लगातार काम मिलेगा। जो वन से लगे हुए खेत हैं, वन से लगे हुए आदिवासी भाई हैं, इस दीवार के साथ साथ हम उनके खेतों में तालाब भी खुदवाना चाहते हैं ताकि वो मछली पालन जैसे अन्य कामों में भी उसका उपयोग करें। जिनके पास वन भूमि के पट्टे हैं उन पट्टों में भी हम सरकार के पैसे से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए तालाब खुदवाना चाहते हैं ताकि वो हाथ से खुद जाएं और उसके बाद फिर वो अपना मछली पालन जैसे अन्य व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं। तो वनों पर निर्भरता कम होगी और रोजगार की ओर वो अग्रसर होंगे। ऐसे अनेक कार्य हम लोग करने जा रहे हैं। कैंपा का फंड करोड़ों रुपए में केंद्र सरकार के पास पड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी कोविड के दौरान अपना फंड रिलीज करा लिया था। मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है? हमारे यहाँ भी लगभग जो पिछले सरकार थी 700-800 करोड़ रुपया उन्होंने मंजूर किया है जी। 5000 करोड़ रुपया हमको भारत सरकार ने देने का कहा है, लेकिन हर वर्ष लगभग वो 1000 करोड़ देने की बातें कर रहे हैं। अभी दिल्ली जाकर के कुछ और भी प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने बनाए हैं जी, उसको ले जा करके, और हम क्योंकि जब तक भारत सरकार प्रोजेक्ट हम नहीं भेजेंगे वो पैसा रिलीज नहीं करते। अब हमारी मानसिकता ये है कि लोगों को रोजगार भी मिले और कैंपा का अनुपालन भी हो जाए, मनरेगा के साथ उसका गठजोड़ भी हो जाए, ताकि जहाँ रोजगार मिले वहीं कम पैसे में ज़्यादा काम हो जाए। उसको ध्यान में रखते हुए हम योजना बना रहे हैं। हर साल मानसून आता है तो वृक्षारोपण बड़े पैमाने पर वन विभाग कराता है। पिछली सरकार थी और उसने एक जांच बैठाई थी, जो पिछले वन मंत्री थे 3 बार उन्होंने रिव्यू भी कराया था उसका। उन्होंने कहा था कि विस्तृत जांच कराई जाएगी। जो आपने 2017 में नमामि देवी नर्मदे में एक गिनीज रिकॉर्ड वृक्षारोपण किया था, तो उसकी क्या स्थिति है? देखिए, क्या मेरे जांच पास आगे होगी, बढ़ेगी वो? मेरे पास जो रिपोर्ट्स आई हैं जी उसमें वृक्षारोपण फेल है ऐसा कहीं भी प्रतीत नहीं होता। जी वृक्षारोपण अलग अलग जगह पे अलग अलग मापदंड है। कहीं 50% माना है, कहीं 40% माना है, कहीं 20% माना है, कहीं पथरीली जमीन है तो 20-25% भी माना है, कहीं 60% भी माना है। और इसलिए नहीं हुआ ऐसी कोई स्थिति नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो मैं कुछ उसकी जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। तो जीवितता का यदि प्रतिशत देखें,
सामान्य जो वृक्षारोपण होता है उसमें और जो नमामि देवी अभियान में जो चल वृक्षारोपण हुआ था तो वो कितना आ रहा है? नहीं, जो मापदंड शासन ने तय किए थे जी लगभग उन्हीं से मिलता जुलता मापदंड है और ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है कि वृक्षारोपण फेल हुआ। दूसरा एक और मामला था जो पिछली सरकार थी, उसने कहा प्रदेश में 11 नए अभ्यारण्य खोले जाएंगे। एक वो उनकी घोषणा पड़ी हुई है, यदि अभ्यारण्य खुलते हैं तो प्रदेश के हित का मामला है, तो इस योजना को आगे बढ़ाएंगे या जिस तरीके से कर्ज माफी या तमाम योजना है? अभ्यारण्य खोलने की हमारी फिलहाल में कोई योजना नहीं है जी। जो अभ्यारण्य है हम उनको ही ठीक कर लें, हम उनको सुरक्षित रख लें। एक मामला जरूर है कि अभ्यारण्य से बाहर जो हम लोग गाँव कर रहे हैं जी उनको प्रति परिवार पहले 10 लाख मिलता था। मैं जब मंत्री था तो मैंने भारत सरकार से ये मंजूर कराया था कि 18 साल से जो ऊपर बच्चा है, लड़का है लड़की, उसको नया परिवार माने और उसको भी 10 लाख दे। मान लीजिए इसके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो उनको चारों पांचों बच्चों को 10-10 लाख के हिसाब से 25 लाख 50 लाख मिल रहा था। अब उसको और बढ़ाने की बात हम करने जा रहे हैं भारत सरकार से। 20 लाख की डिमांड हमने की है कि प्रति परिवार 20 लाख रुपया, और जो 18 साल से ऊपर हो गया है उसको भी 20 लाख रुपया दें। अच्छा पैसा, अच्छा ऑफर हम देंगे तो जो जंगल के अंदर रहने वाले वनवासी लोग हैं वो बाहर अपना अच्छा भविष्य देखते हुए निश्चित रूप से वो बाहर आके ज़मीन लेकर के रहेंगे भी, तो खुद भी सुरक्षित रहेंगे, रोजगार भी पाएंगे, पैसा भी अच्छा मिल जाएगा और हमारे जंगल भी सुरक्षित हो जाएंगे। उसका प्रोजेक्ट लेके बहुत जल्दी हम भारत सरकार के पास जा रहे हैं। हो सकता है कोई और अच्छा ऑफर मिल जाए। एक मामला और पेंडिंग चल रहा है, रातापानी को नेशनल पार्क बनाने का एक प्रस्ताव था, जो टाइगर नेशनल पार्क बनाने का मामला जो था, और रातापानी से भोपाल तक टाइगरों का मूवमेंट है। ये दोनों चीज़ों को देखते हुए क्या वाकई में आपको लगता है कि वहाँ पर नेशनल पार्क बनाने? देखिए, अभ्यारण्य अपने आप में सफिशिएंट है। अभ्यारण्य हो या नेशनल पार्क हो, कहीं पर भी वृक्ष नहीं काटे जाते, सब जगह सुरक्षित वन होते हैं जी। और अगर कोई वन गिर जाए, लकड़ी गिर जाए तो भी उसको नहीं हटाए जाते। 19-20 फर्क अभ्यारण्य और पार्क में होता है। तो अभी फिलहाल में तो कोई ऐसी योजना नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि हमें टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा टाइगर हमारे पास है, और जब तो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि पन्ना जैसी जगह जहाँ टाइगर नहीं थे जी। वहाँ पर 37 की आवश्यकता है, वहाँ 62 टाइगर हो गए हैं। अब हमें 3-4 जगह हम शिफ्ट कर रहे हैं। इसमें गांधी सागर में शिफ्ट करने वाली बात है, कहीं पालपुर कूनो में शिफ्ट करने वाली बात है, कहीं सतपुड़ा में, खिरनी में शिफ्ट करने वाली बातें हैं। तो बहुत जल्दी 8-10 जगह टाइगर शिफ्ट होंगे। भोपाल में टाइगर और इंसानों का हैबिटेट एक जैसा हो गया है, इंसानों की बस्ती तक टाइगर आने लगे हैं। ये इसको लेकर वन विभाग का क्या है कि यहाँ पर जो चेन लिंक फेंसिंग की मेरा आप जो उसमें कह रहे कहना हैं दूसरा है जी, कि इंसानों की बस्ती तक टाइगर नहीं आ रहे, इंसान टाइगर की बस्ती में जा रहा है। जी। इसको रोकना होगा और हमें उनकी बस्ती में जाने से परहेज करना पड़ेगा। तो इसको रोकने के उपाय क्या है? वन विभाग क्या उपाय कर सकता है? क्योंकि देखिए, आपके ही जंगल, छोटे झाड़ का हम जंगल, लोगों बड़े ने- झाड़ का जंगल, वो जमीनें हम लोगों रही ने हैं ये बात टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की जानकारी मिला है जी। कि अब जो टाउन कंट्री प्लानिंग का जो मापदंड बने, मास्टर प्लान जो है। मास्टर प्लान बने, उसमें उनके घरों को, उनके रेबिटेड सेंटर्स को ध्यान में रखते हुए आप लाएंगे तो हम आगे कुछ कर पाएंगे। अच्छा, आप पिछली सरकार में कई विभागों को आपने संभाला है, ट्राइबल विभाग को आपने लंबे समय तक संभाला है, स्कूल शिक्षा विभाग को संभाला है, तब की कुछ योजनाएं होंगी, अब उसको लेकर अभी कुछ सुझाव देते हैं आप या भूल गए उन सबको? जो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर डिपार्टमेंट में जहाँ मैं रहा हूँ, चाहे फूड में हूँ, चाहे एजुकेशन में हूँ, चाहे आपका नागरिक आपूर्ति में हूँ, चाहे ST/SC में हूँ, या जो भी विभाग में हम लोग रहे हैं, सबकी हमारे पास हमने जो अच्छे कार्य किए हैं, अच्छे काम किए हैं, इनोवेटिव वर्क किए हैं, आप जब नेक्स्ट टाइम आओगे तो हम उन सब की लिस्ट पहले आपको देंगे कि ये हमारे द्वारा इनोवेटिव कार्य किए गए थे और आज भी वो जारी है। क्योंकि आज समय कम है, इसलिए बताना। जी, आप पिछले 15 महीने की सरकार को कैसे देखते हैं आप? क्या उनने वाकई में कुछ काम किया था वन विभाग के संदर्भ में, या मध्य प्रदेश के अगर बाकी अच्छा विभागों काम करते तो वो मुख्यमंत्री होते। अच्छा काम नहीं करे, जनता में विश्वास उठ गया, जनता के प्रतिनिधि सिंधिया जी जैसे लोग और हमारे मंत्री जैसे 20-25 लोग जब सरकार से विद्रोह करके और जनता के हित में सबके साथ आ गए कि हमें काम करना है, जनता का विकास करना है, और इसलिए सरकारें बदल जाती है। प्रजातंत्र में जनता से बड़ा और जनता के प्रतिनिधि से बड़ा कुछ नहीं होता। आप अगर उनके हित में काम नहीं करोगे तो ये प्रजातंत्र में जनता छोड़ती नहीं है। आपके सामने मामला है। नहीं, उनका आरोप ये है कि आपने सरकार छीन ली उनसे, हड़प ली उनकी सरकार, पैसे देकर खरीद लिया विधायकों को। देखिए, ये तो आरोप लगाने के लिए आरोप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन प्रजातंत्र में सबने सामने देखा है
बहुमत के आधार पर सरकारें चुनी जाती है। कई जगह उनके भी बातें हुई होगी, लेकिन आज जनता राहत महसूस कर रही है माननीय शिवराज जी के बनने से। गरीब संबल योजना, बिजली के बिल हो, चाहे गरीब के बच्चे की शादी हो, उसकी पढ़ाई का खर्चा हो, या गरीब फुटपाथ पर बेचने वाला व्यक्ति हो, चाहे किसान हो, आज सबके चेहरे खुशी से झूम रहे हैं। जो सिंचाई को लेकर के शिवराज जी ने योजना बनाई, हजारों हेक्टर हमने नए बढ़ाए। आज चाहे किसान हो, मजदूर हो, या छोटा मोटा काम करने वाला व्यक्ति हो, वो मुख्यमंत्री की ओर एक अच्छी आशा भी नजर से देख रहा है। और हम पूरी सरकार, अभी चुनाव निपट जाए, कोरोना समाप्त हो जाए, और हम कोरोना की वजह से थोड़े से बजट का प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत जल्दी इसमें हम सफलता पा लें। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि आम आदमी के लिए कहीं पर कोई पैसे की तंगी नहीं आने देंगे, पैसे का देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना के चक्कर में कुछ बजट में कटौती करना पड़ी, अब उसकी भरपाई करेंगे। लेकिन पिछली सरकार तो पूरे 15 महीने रोना रोती रही कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, और कर्ज माफी भी करती रही। जो चले गए उनकी बात हम नहीं करते, जो हैं और जो होगा हम उसकी बात करते हैं। अच्छा, उपचुनाव का क्या परिदृश्य दिख रहा है आपको? आपके इधर भी, आपके जिले में भी एक चुनाव है। मैं तो आपसे जानना चाहता हूं कि 27 में से कांग्रेस ये बताए कि वो कौन सी जीत रही है। हम तो 27 की 27 जीत रहे हैं। उनका भी दावा 27 सीटों का है। भाई साहब, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, अनादिर टीवी भी यही है। हम फिर बैठेंगे रिजल्ट के बाद। आपके क्षेत्र की क्या स्थिति रहने वाली मानधाता की? मानधाता हम जीतेंगे, मानधाता भी जीतेंगे, नेपाल नगर भी हम जीतेंगे। मैंने कहा ना, 27 की 27 सीट। मुझे तो आश्चर्य होगा कि अगर कांग्रेस एक भी सीट लेके आती है तो। ऐसा दावा आपका है या पार्टी का है? मैं खुद बता रहा हूँ, और पार्टी का तो है ही है, लेकिन जो वातावरण चल जी, आज जिस तरीके से लोगों में विश्वास पैदा हुआ, जनता एक आशा भरी नजरों से शिवराज की ओर देख रही है, शिवराज जी की ओर देख रही है। और जो कर्म, जो कार्य शिवराज जी और उनके मंत्री कर रहे हैं, जो विधायक भी इस पार्टी में आने के बाद जो रुके हुए काम थे, वो सारे मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस कर दिए। जनता का विश्वास काम के आधार पर जीता जाता है। जो काम की आवश्यकता जिस विधानसभा में थी, वो सारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं कर चुके हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि 27 में से कोई सीट कांग्रेस जीती। आप कह रहे हैं सारे मंत्री एकजुट होकर काम कर रहे हैं। कमल पटेल जी जो कृषि मंत्री थे तब भी, तो वो उनका ये कहना है, कमल पटेल का, कि जो बैम्बू मिशन है आपका, वो उनको दे दिया जाए कृषि विभाग को। देखिए, ये निर्णय तो माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है, क्योंकि बैम्बू मिशन का परिवहन से लेकर के, वनों से लेकर के काफ़ी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, वो अभी मैं चर्चा नहीं कर सकता। उसकी बातें कमल पटेल जी का चिट्ठी जरूर आई थी, लेकिन उसका जवाब दे दिया गया है, और इसलिए निर्णय सीएम साहब को करना है। किसी को भी कुछ विभाग दे सकते हैं। लेकिन बैम्बू मिशन का काम कैसे देखते हैं अभी तक जो आपके विभाग के मातहत रहा है? क्या मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई आपत्तिजनक बात है। और जिस तरीके से पहले लोगों को पैसा दे दिया जाता था जी, और फिर उनसे कहा जाता था कि आप बांस खरीदो या आगे बढ़ाओ, हमने उसको टाइट किया है। और हमने कहा कि पहले आप खरीदी करिए, उसके बाद बिल लगाइए, हम चेक करेंगे, फिर पैसा देंगे। अच्छा तो कुछ तकलीफ हुई लोग। जी। वन विभाग को लेकर शायद आज आप लोग लोगों से भी मिल रहे हैं, हितग्राहियों से मिल रहे हैं, और जो तेंदुपत्ता संग्राहक हैं उनसे भी बातचीत हो रही है वर्चुअली। तो ये कवायद क्या वाकई में उनको हित पहुंचाने वाली है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जी, अचार हो, महुआ हो, बेड़ा हो, हरला हो, ये जितने भी वन उपज हैं, उनका रेट जनता को अच्छा मिले, इसलिए हमने लगातार एमएसपी बढ़ाया। और हम चेक करा हमने आज कि एमएसपी बढ़ाने का लाभ जी, लोगों को मिला कि नहीं मिला। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि पिछले समय जो महुआ 30 रुपये में कोई बेचता नहीं था, हमने 30 किया, इस बार हमने 35 किया। आज जब मुख्यमंत्री जी ने बात किया, आपने देखा होगा, लोगों ने कहा सर 45 रुपया में घर से व्यापारी ले गया। दैट मीन्स हम सफल हुए। तो जनता को लाभ मिले, जनता की वनोपज को औने पौने दाम पर कोई ना ले, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात की है, उसका फायदा मिला है। वहीं दूसरी ओर तेंदुपत्ता का जो बोनस आने वाला है, अच्छे रेट्स हमको मिल रहे हैं, निश्चित रूप से बढ़ा हुआ बोनस मिलेगा। वनोपज का भाव उनको अच्छा मिल रहा है। और 89 ब्लॉक में रहने वाले जितने भी आदिवासी भाई हैं जी, उनको जो ब्याज पर उन्होंने मोटे ब्याज पर अनधिकृत रूप पर लोगों से पैसा लिया था, वो सारा का सारा माफ कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के जितने भी
गरीब बंधु हैं उनको लोन दे करके अपने पैरों पे खड़ा करके और उनका हौसला बढ़ा करके इस प्रदेश को नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ाने की ओर हम अग्रसर हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विजय शाह जी। तो अनादि टीवी के इस खास कार्यक्रम में हमने बात की विजय शाह जी से, और विजय शाह जी का ये कहना है कि वन विभाग के मार्फत वो प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो सरकार की योजना है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। वनोपज संग्राहकों की बात हो या आम आदमी की बात हो या वन क्षेत्र में जो गरीब रहते हैं उनकी बात हो, सभी के हितों का ध्यान सरकार उनकी रखने वाली है। अनादि शख्सियत में अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।